मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2024 में दिया था। तो उसमें मेरा चयन जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के रूप में हुआ है। जो मेरे पिताजी हैं उनके मसाले की दुकान है जी। तो बीपीएससी में कौन सा मिला है आपको? कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसी चीज़ें थी जैसे कि कभी आस पड़ोस के लोगों के द्वारा ताना मारना। ऊंची पोस्ट के लिए जो डीएसपी हैं, एसडीएम के लिए दिए हैं परीक्षा, तो उन लोगों का कई लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है उस पद पे, तो उन लोगों से भी आप लोगों को फाइट करना होता है। इसमें देखिए सीसेट की भूमिका तो है, क्योंकि मैं अपनी पृष्ठभूमि को थोड़ा साइड करके देखूं अन्य लोगों का जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है। कोचिंग की कितनी अहम भूमिका होती है जो तैयारी करने वाले युवा होते हैं? सोसाइटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें आपको महिला सशक्तिकरण, वृद्धा सशक्तिकरण, ऐसे सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ग्रामीण क्षेत्र की कई लड़कियां भी अब लगातार पुलिस और अन्य कई भर्ती परीक्षाओं को दे रही हैं, इससे क्या बदलाव दिख रहा है आपको? मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहा हूँ, वो भी ये नहीं कि मैं कम देखता था, मैं रात को 3-4 घंटे रील ही देखता था, क्योंकि समाज को आप नहीं बता सकते हैं कि आप किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए ग्रुप डी बराबर है, उनके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल बराबर है, उनके लिए एसआई बराबर है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उससे वो कंपेयर कर देंगे आपका। माता पिता कुछ बात नहीं कह पाते, लेकिन भाई बहन का जो कम्युनिकेशन होता है बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा भी कई दौर आया होगा जब भाई बहन से बातचीत हुआ होगा, तो आप भावुक हो गए होंगे या बहन भावुक हो गई होगी, ऐसा भी तो दौर आया होगा। बहुत बहुत मेरे संघर्ष की पूरी सहभागी रही है मेरी बहन। तो सेकंड बी प्लान जीवन में रखना जरूरी है कि नहीं, और कितना जरूरी है, और एआई से क्या असर पड़ेगा भविष्य में, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो अधिकतर युवाओं के पास ग्रुप डी की नौकरियां होती है, पुलिस विभाग में हो गया या कुछ अन्य नौकरियां, अग्निवीर हो गए, तो इसका उम्र 18 से 23-25 तक होता है। तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? नमस्कार, वर्तमान में यूपी पीसीएस अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति हुई है और बहुत सारे कैंडिडेट ने परीक्षा पास की है। साथ ही हमारे सामने प्रेम शंकर सिंह बलिया जिला के निवासी के रहने वाले हैं और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में नियुक्ति हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है। मैं ग्राम ठेकहा पोस्ट चांदियर जिला बलिया से संबंधित हूँ। मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2024 में दिया था। तो उसमें मेरा चयन जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के रूप में हुआ है, जो कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी आप? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो डिप्टी कलेक्टर था और सेकंड मेरा असिस्टेंट कमिश्नर था। अच्छा, थोड़ा आप अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो जो मेरे पिताजी हैं उनके मसाले की दुकान है, जिसमें मेरा पूरा जो परिवार है, पूरा परिवार उसमें संलग्न है। और हम लोग वही है कि मतलब जो मेरी दुकान है उससे जीवन निर्वाह योग्य आराम से कमाई हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति हमारी सही है। अच्छा, वर्तमान में देखा जाए तो आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं अपने घर में जो अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ अपनी शिक्षा पृष्ठभूमि है उससे साझा। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, जो क्लास 12 तक है। उसके बाद मैंने जो अपना स्नातक है वो इविन क्रिश्चियन कॉलेज मुट्ठीगंज प्रयागराज से किया है, जिसमें मेरे विषय जो थे वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स थे। फिर 2023 में ये मेरा वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया था। हालांकि मेरा जो मुख्य जो तैयारी का केंद्र था वो था यूपीएससी, लेकिन 2024 में लास्ट टाइम मैं देख रहा था कुछ हड़ताल हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैंने इसका फॉर्म डाला है, मुझे इसको ट्राई कर लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ के, और जो मेरी स्टैटिक पैरेस मजबूत थे तो मैंने दिया, तो प्रीलिम्स निकल गया था। तो उसी समय मैंने 2 पीसीएस दिया था, बीपीएससी भी दिया था, यूपी पीसीएस भी दिया था, जिसमें जो मेरा दोनों मेंस क्वालिफाई हो गया। फिर दोनों का इंटरव्यू भी कॉल हुआ। हालांकि रिजल्ट जो है यूपी पीसीएस का पहले आ गया है, तो जिसमें मेरा चयन हो गया है। वो जो पद है वो बिहार के भी जो एसडीसी होंगे, एसडीएम, उससे भी सेटिस्फाइंग यहाँ पे जो पोस्ट है वो मिला है। तो ये है कि मैं बिहार का तो केवल रिजल्ट बस आना बाकी है, बस देखेंगे, लेकिन हमारा जो है ज्वाइन करने का उद्देश्य जो है केवल ये उत्तर प्रदेश ही है। अच्छा, तो जो बीपीएससी का आपने परीक्षा दिया है उसमें आप मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दिए थे और सेकंड प्रायोरिटी क्या? उसमें मेरा प्राथमिक जो प्रायोरिटी था वो था मेरा एसडीसी ही, जिसको सीनियर डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। दूसरा था आपका बिहार एजुकेशन सर्विस था, और तीसरा आपका वहाँ पे उसको बोलते हैं, क्या नाम है, रजिस्ट्रार सर्विस। वहाँ पे रजिस्ट्रार सर्विस एक, जैसे कि यूपी में स्पेशल पोस्ट होता है, लेकिन वहाँ पे सबकी ओपन है सभी के लिए। तो तीसरा मेरा रजिस्ट्रार सर्विस था, सब रजिस्ट्रार का जी। तो बीपीएससी में कौन सा मिला है आपको? बीपीएससी में अभी वो रिजल्ट आने वाला है, जिसका इंटरव्यू मेरा 3 फरवरी को ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो 20 अप्रैल तक आ जाएगा। तो उसमें जो भी मिला है उसमें जाना नहीं है, वो केवल देखने मात्र के लिए है बस। अच्छा,
आप ये बताइए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पूछा जाता है बड़े होकर क्या बनना है, तो कोई बोलता है आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है। बचपन से ही आपके पास किस चीज़ की प्रेरणा थी? मेरे पास जो प्रेरणा थी ना, वो इतना दूर तक सोचने का उस समय नहीं था, सही बताऊँ तो। मेरे पास यही था कि मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि बस एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। तो वो बस देखिए, जो सारी चीज़ें हुई है ना, अपने आप दरवाजे खुलते गए हैं। पहले नवोदय विद्यालय में गया, फिर जब मैं वहाँ पे गया तो मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि थोड़ी मजबूत हुई। मेरा चूँकि मैथमेटिक्स जो पीसीएम था, बैकग्राउंड था, वो काफ़ी मजबूत था। तो वहाँ के जो सर थे, मैम थी, वो बोली थी कि बोले थे कि आप लोग वो क्या नाम है, आईआईटी ट्राई करिए। हालाँकि मेरा उद्देश्य नहीं था उसमें जाने का, तो मैंने क्या किया कि सीधे ग्रेजुएशन पे चला आया और मैं उसी समय सोच लिया था कि मेरे को सिविल की लाइन में जाना है, सिविल सर्विसेज की लाइन में। तो मैंने गया, फिर वहाँ पे स्नातक किया पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद मैं लग गया सिविल सर्विस की तैयारी में। तो यही है कि मेरी प्रेरणा जो है वो स्तर वाइज निकले ही है। मतलब ऐसा है कि पहले 12th किया, उसके बाद सोचा कि अच्छा मुझे ये करना है। स्नातक हुआ तो उसके बाद डिसाइड किया कि अच्छा अभी यूपीएससी छोड़ देते हैं थोड़ा 1 साल 2 साल के लिए, पीछे ट्राई कर लेते हैं, जॉब सिक्योर हो जाए। मतलब यही है, मतलब चीज़ें जो है फ़िल्टर वाइज चली है। अच्छा, अभी स्टेबिलिटी के लिए आपने जॉब पकड़ा है, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी चलती रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हाँ जी। अच्छा, किस डेडिकेशन के हिसाब से आपने इस तैयारी को किया और यहाँ तक पहुँचे? डेडिकेशन कैसे दिया आपने इतना? डेडिकेशन का मुख्य कारण था कि जो हमारा परिवार था वो बहुत संघर्षशील था मुझको लेके। तो मुझे जहाँ तक लग रहा था कि जो मेरे परिवार ने अभी मेरे लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका मैं मूल्य चुका हूँ। तो यही था कि मेरी जो तैयारी है ना, लंबा जर्नी नहीं है। अगर लंबा जर्नी होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बता पाता, लेकिन मेरे मात्र 2 साल के अंदर सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे अंदर ये प्रेरणा थी कि मेरे घर के लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। कभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसी चीज़ें थी जैसे कि कभी आस पड़ोस के लोगों के द्वारा ताना मारना, ये बोलना कि क्या कर रहा है। यहाँ के लोग का ये है प्रवृत्ति है ना कि यूपी पुलिस जो है किसी का निकल गया तो उसका कंपेयर आपसे कर देते हैं। अग्निवीर आपका हो गया तो उसका कंपेयर सिविल सर्विस से कर देते हैं। तो ये चीज़ें हम इनको नहीं समझाते थे, बस इग्नोर करते थे चीज़ों को। जबकि मैंने कई सारी नौकरियाँ ऑलरेडी पहले निकाल चुका था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो यही था कि मेरे को प्रेरणा जो मिली है, मेरे जो भी कहिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, जो आस पड़ोस के लोग थे या जो भी मेरे को उकसाने वाले लोग थे, उनसे मैं प्रेरणा लिया हूँ। कभी इनसे कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे माता पिता तो संघर्षशील थे ही, तो उनको भी देखकर कभी कभी सोचता था कि यार इतना संघर्ष कर रहे हैं, अगर बाय द चांस इस फील्ड में आया हूँ, अगर कुछ नहीं बना, ये फील्ड इतना मतलब रिस्की है ना कि अगर आप आए इसमें, अगर या तो सक्सेस हो गए तो आपको ये अर्श पे पहुँचा देगा, अगर सक्सेस नहीं हुए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि नहीं आपके पास टेक्नोलॉजी है कोई, नहीं आपने कोई स्किल सीखा है, केवल आर्ट्स बैकग्राउंड से आप हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। मतलब आप सफल हो गए तो हीरो और असफल हो गए तो जीरो। हाँ, जीरो, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको कोई नहीं पहचानेगा। मैं ही आज अगर मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था, मैं आज लिस्ट में नहीं होता तो मुझे कोई नहीं जानता है। उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है कि मैं कितना संघर्ष करके 24 घंटे लगातार लिखा हूँ, 4 दिन में 8 पेपर लिखना, ठीक है? वो पेपर सब ये भूल जाते हैं कि मैंने कभी मेंस भी लिखा था, अगर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तो। तो लोग यही है कि केवल लिस्ट देखते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। अब लोगों को ये थोड़ा समझना चाहिए कि कोई अगर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, कोई 7-8 साल से, मेरे कई सारे मित्र हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनको देख के मुझे रोना आता था। इस बार हुआ ऐसे कुछ दोस्तों के साथ जो 7 साल से 8 साल से लगे हुए हैं, एज भी काफ़ी हो चुका है, और ऐसा भी नहीं कि बैकग्राउंड काफ़ी उनका अच्छा हो। उनको देख के लगा कि यार मेरा रुक गया होता, इनका हो गया होता। इस टाइप से मेरे अंदर फीलिंग आई। अब क्या बताएं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिस्की, तो थोड़ा सा ये है कि आपको मतलब लेना पड़ेगा कुछ प्लान बी की, और उनको भी देख लेना चाहिए जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं। जैसे आपने अभी बताया कि मैं ये सोच रहा था कि काश उनका हो जाता। इसमें एक एथिक्स विषय आता है आप लोगों में, विनम्रता, और जो समाज की जो दुख है, तकलीफ है, उसको साझा मतलब समझा जाए उस तरीके से, वही उसी के आधार पर आप ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके अंदर सहानुभूति, समानुभूति और करुणा, और उसके साथ-साथ मतलब कि ये चीज़ें हैं कि आप उस व्यक्ति के जगह पे खुद को रख के सोच सके, ये वाली अगर चीज़ें आपके अंदर नहीं है, तो आप ब्यूरोक्रेट्स बन के क्या ही कर लेंगे, क्योंकि उसका मूल ही उद्देश्य होता है जनता के दुःख को समझना। आपको अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आपको करना जनता के लिए है, तो आपके अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अब सफल होने के बाद भी जो असफल हुए, उनके जगह आपने खुद को रखा और उस पीड़ा को समझा। जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको एक बार झेला है यूपीएससी की तैयारी के समय। भले वो मेरी पहली असफलता थी, लेकिन मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ील की थी। समाज में मतलब मुझे लग रहा था समाज से कट गया था मैं कुछ समय के लिए। भले वो मेरी पहली असफलता थी, क्योंकि मैं सह नहीं पाता था कि अपनी असफलता। मेरी ये दिक्कत है ना कि अगर मैं बाय चांस कभी हो गया कि मैं इग्नोरेंस नहीं सह पाता। एक बार असफल हो गया तो लोगों के द्वारा उपेक्षा होना, मुझे मतलब अजीब टाइप का फ़ील होने लगा था। इसलिए यही चीज़ें थी जो मेरे अंदर ना और मेरे को प्रेरणा दी कि मैं पढ़ूँ। जब मेरा मेंस लगा हुआ था, ये देखिए मैं बता रहा हूँ अपनी यात्रा कैसी थी।
मैं दिसंबर में दिया था बीपीएससी का प्रीलिम्स, ठीक है, उसी समय यूपीपीसीएस का दिया था। बीपीएससी का पहले रिजल्ट आया, मैं बीपीएससी में पूरी तरह लग गया उसके मेंस में, ठीक है। उसके जस्ट 1 महीने बाद यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है। मैंने उसको जब इसका दिया, मैंने बीपीएससी का रिजल्ट वो मेंस दिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब 40 दिन मेरे पास मात्र हैं यूपीपीसीएस के लिए, तो मुझे लगा था इसको छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि ये मौका बहुत लोगों को नहीं मिला है। उन जो 4 लाख 5 लाख लड़के बैठे थे उनमें से कईयों को नहीं मिला है, लगभग 90% को नहीं मिला है। तो मैंने फिर 40 दिन रात एक किया। मैं उस समय सही बताऊं 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम सोया हूं उस समय। और क्योंकि मेरे को पेपर 5, पेपर 6 और इथिक्स मेरे लिए पूरी तरह नए थे, तो मैंने इसको अच्छे से शुरुआत से तैयारी की। तो मैं उसको पूरी 40 दिन में समझिए कि कुल मिलाकर 80 घंटे या कुल मिलाकर 100 घंटे ही सोया हूँ। तो वही उसी का परिणाम है कि आज मैं वो प्रायोरिटी मेरे को मिली है जो कई सारे नायब तहसीलदार, आरटीओ बनने के बाद लोग प्रयास करते हैं करीब 4-5 साल। तो यही है कि मैं सेटिस्फाई हो गया ये पोस्ट से। अच्छा, इस बार देखा जाए तो कई ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने दोबारा एग्जाम दिया है, वर्तमान में वो भर्ती भी हैं अपनी मतलब ऊंची पोस्ट के लिए, जो डीएसपी हैं, एसडीएम के लिए दिए हैं परीक्षा, तो उन लोगों का कई लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है उस पद पे। तो उन लोगों से भी आप लोगों को फाइट करना होता है, तो कितना मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को झेलना। जी बिल्कुल, आपको अपनी कॉपी उनके क्वालिटी से के बराबर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप नए-नए अभी मार्केट में आए हुए हैं, उस फील्ड में नए-नए हैं, वो हम मतलब इस फील्ड के धुरंधर हैं। तो आपको उस लेवल की अपनी कॉपी को निरूपित करना पड़ेगा, उस तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा एग्जामिनर के पास कि उनकी कॉपी और आपकी कॉपी में आपकी कॉपी जो है वो अव्वल हो। तो ये तो है कि आपको कॉम्पिटिशन भाई उन लोगों से करना है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। हालाँकि वो लोग लिस्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके कुछ जैसे कि एआरटीओ हो गया, एसएससीटी हो गया, कुछ पोस्ट होती हैं उनके लेवल का उनका मार्क्स नहीं होता है, तो उनको वो पोस्ट नहीं मिलती है। उसके नीचे का उनका नंबर हो सकता है कि बीडीओ का, नायब तहसीलदार का, फिर आरटीओ का, ये सीटीओ का जो कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं, नायब तहसीलदार का, उनका तो वो मिल जाए, लेकिन वो लोअर पोस्ट हैं। तो इसलिए उनको ऊपर की जो 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, एआरटीओ और डिप्टी कलेक्टर, ये उनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि उसके बराबर उनके मार्क्स नहीं थे। प्री की तैयारी करने के लिए मुख्यतः 2 विषय होती है या 2 तरह की किताबें होती हैं, जैसे एनसीईआरटी हो जाता है और साथ ही साथ एक हो जाता है आपका स्टैंडर्ड बुक। तो दोनों में से आपने किसको महत्वपूर्ण दिया? देखिए, चूँकि मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड थी वो काफ़ी अच्छी थी, नवोदय विद्यालय से मैं था, तो वहाँ पे एसएसटी विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया था। तो मैंने एनसीईआरटी प्रेफर नहीं किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया और रेफरेंस बुक पढ़ना शुरू कर दिया। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपका स्पेक्ट्रम, और आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और मिडियल हिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स था मेरा। और जो एनसीईआरटी था मैंने एक प्रीफर किया था क्लास 11th का, वो ज्योग्राफी था। उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको उसका पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एनसीईआरटी बस यही 2 बुक पढ़े थे, बाकी सारे रेफरेंस बुक पढ़े थे। अच्छा, जो सीसेट इसमें है, जो सीसेट, इस सीसेट की भूमिका कितनी होती है इस परीक्षा में? इसमें देखिए सीसेट की भूमिका तो है, क्योंकि मैं अपनी पृष्ठभूमि को थोड़ा साइड करके देखूं अन्य लोगों का जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, कुछ लोगों का इंग्लिश भी कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, तो वो लोग कभी-कभी ये भी सीसेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका जो GS1 का पेपर है वो आपका चेक ही नहीं होगा। तो इसका वैल्यू तो बहुत है, हालाँकि ये बहुत आसान पेपर है, आप इसको क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक जो है अंकगणित अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है और हिंदी वगैरह अच्छा है, तो आप इसको क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल यूपीएससी के सीसेट के बराबर नहीं होता है। जी। निबंध को देखा जाए तो निबंध लिखने के लिए मतलब बहुत सजा कर लिखा जाता है, तो इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों को भी मिलाकर लिखा जाता है, तो क्या इसका असर पड़ता है या इसका कोई असर नहीं होता? नहीं, असर तो पड़ता है अगर आप इसको डालते हैं, लेकिन हाँ इसका ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए कि आप अपने एक निबंध में 6 से 7 कोट्स डाल रहे हैं, 6 से 7 उदाहरण डालने लग रहे हैं। आप एक बैलेंस अप्रोच अपनाएं उसमें कि आपको कहाँ सपोर्ट करना है उसको, एक उदाहरण से, एक कोट्स से। तो मेरा ये था कि मैंने मैक्सिमम 2 कोट्स मैं यूज़ करता था, क्योंकि मेरी यूपीएससी की माइंडसेट हो गई थी। तो ये था कि मैं एक शुरू में कोट्स यूज़ करूं और एक लास्ट में। तो यही था मेरा निबंध लिखने की जो प्रक्रिया थी, इसी प्रकार की थी। कोचिंग की कितनी अहम भूमिका होती है जो तैयारी करने वाले युवा होते हैं? एक चीज़ देखा जाए तो कोचिंग करने में काफ़ी समय लॉस हो जाता है, देखा जाए तो आने में जाने में, और वर्तमान में जो देखा जाए एआई का ज़माना आ गया है, डिजिटल ज़माना आ गया है, तो अब होम ट्यूशन जैसे ऑनलाइन क्लासेस लोग कर रहे हैं, मतलब कितना असर पड़ता है इसका? और आपने कोचिंग किया कि मतलब सेल्फ स्टडी किया, इस चीज़ को भी बताइए। जी, मैंने कोचिंग लिया था, लेकिन वो मेरे लिए उतना कारगर नहीं साबित हुआ, क्योंकि मैं देखा, मुझे नहीं पता था कि मेरे के भैया मना किए थे कि मत लेना कोचिंग, लेकिन मैंने ले लिया। मुझे लगा कि ये मुझे चाह रहे हैं कि मैं कोचिंग ना करूं, तो मैं जाकर कोचिंग लिया। लेकिन हालांकि मैं वहाँ जब गया तो देख रहा हूँ कि एक ज्योग्राफी जो है आप जो 20 दिन में निपटा सकते हैं, उसको 4-4 महीने लेके जाया जा रहा था वहाँ पे उस कोचिंग में। ठीक है, तो मैं कोचिंग में तो इनरोल था, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कतें थी कि वो लंबा पढ़ा रहे थे। वो फाउंडेशन बैच होता है, वो हम लोग के लिए नहीं
नहीं होता है, उनके लिए होता है जो एनसीईआरटी कभी पढ़े ही नहीं है, जिनका कभी एसएसटी से रिश्ता नाता ही नहीं रहा है, तो उनके लिए है। बाकी अगर आपका एसएसटी सही है तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। उसके लिए हालांकि आपको कोई ना कोई एक मार्गदर्शक चाहिए जो कि आपके सीनियर हो सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड हों। वो बताएंगे कि आपको कौन से बुक उठाने चाहिए, इसको इस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण आपको विकसित करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा इसमें। लिखावट की कितनी अहम भूमिका होती है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ने में अच्छा है, एक्सप्लेन करने में अच्छे हैं, लेकिन उनकी लिखावट है वो बहुत गंदा है। तो क्या उन लोगों का सिलेक्शन का कितना % चांस रहता है और लिखावट कितना असर करता है सिलेक्शन के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई जो कर रहा है तो उसका लेखन उतना गंदा तो नहीं होता है, हालांकि उसका रिप्रेजेंटेशन स्किल थोड़ा सा डाउन होता है, और वही रिप्रेजेंटेशन स्किल आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह, की पॉइंट्स वगैरह यूज़ करने हैं। तो ये आपको देखना है कि आपकी फ्रेमिंग अच्छी हो, भूमिका और बॉडी और निष्कर्ष एक ऐसे फॉर्म में आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो ऐसा होना चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप जो भी सब विषय से संबंधित क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस विषय का ग्लोसरीज यानी उस विषय की शब्दावलियाँ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सोसाइटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें आपको महिला सशक्तिकरण, वृद्धा सशक्तिकरण, ऐसे सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। आपको ऐसे लोकल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। बाकी दूसरा आता है कि आपको पॉइंट्स वाइज आंसर लिखने हैं। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपसे कई सारी बेहतर कॉपियां हैं जो बहुत ही सुस्पष्ट और सरल तरीके से, सहज तरीके से एग्जामिनर के पास आती है, तो वो उनको अच्छे से नंबर उनको अवार्ड करेगा। अगर आप उनको पढ़ने पे मजबूर कर रहे हैं ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लिख के, तो आपको नंबर, जाहिर सी बात है कि वो नंबर कम आपको देंगे। तो इसलिए ये होगा कि आप जो भी आंसर है आप उसको पॉइंट वाइज लिखें, उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह, डाटा, फैक्ट, फिगर डालें, आप करंट से अद्यतित मुद्दों को डालें और एक अच्छा भविष्योन्मुख एक निष्कर्ष लिखें। एक अधिकारी के रूप में देखा जाए तो जो 90 के दशक था और वर्तमान का समय है, तो महिला सशक्तिकरण कितना मजबूत है और महिला सशक्तिकरण कितना आगे दिख रहा है आज आपको? तो मैं देखिए, बात जहाँ तक हो रही है 90 के दशक की, तो आप आज़ादी के बाद ही बात करें तो उस समय लिटरेसी रेट हमारी कम थी। महिलाओं की भागीदारी शिक्षा में, समाज में भी और आर्थिक रूप से भी उनकी कम थी। हालांकि जब एलपीजी रिफॉर्म आया है, एलपीजी रिफॉर्म के बाद बहुत सारी महिलाएं, एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आया, 1990 में, ठीक है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है क्योंकि हम लोगों ने उदारीकरण की नीति अपनाई है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आए हैं। तो उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी मतलब आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साक्षरता दर ही जो है 2011 में अप्रॉक्स 64% है, जो कि पूर्व में 1991 में जो साक्षरता दर थी लगभग 38 या 39% थी। तो उनका अभी स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, तो चैलेंजेस को लेकर बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित हो, जैसे कि मातृ पेंशन योजना है आपका। फिर आपका शिक्षा के लिए अभी उत्तर प्रदेश से कई सारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि विवेकानंद, वो क्या नाम है, जिसमें टैबलेट वगैरह बांटा जाता है। कई सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, कन्या उत्थान योजना है। तो ये है कि सशक्तिकरण के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ सुधार हुआ है। वर्तमान में देखा जाए तो महिलाएं भी कई सारी नौकरियों में वर्तमान में देखा जाए तो लगातार अप्रोच कर रही हैं, और साथ ही साथ अभी बलिया की सबसे टॉपेस्ट 24 बैच में शक्ति दुबे जी भी हुई थी, और उनसे प्रेरणा लेकर ग्रामीण क्षेत्र की कई लड़कियां भी अब लगातार पुलिस और अन्य कई भर्ती परीक्षाओं को दे रही हैं। इससे क्या बदलाव दिख रहा है आपको ज़मीनी हकीकत पे आप मेरे ही रिजल्ट में देख सकते हैं, यूपी पीसीएस के ही 2024 के रिजल्ट में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी रही है। इस बार 38% अराउंड रही है। आप देख सकते हैं जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है उसमें से 37 पोस्ट में से 21 महिलाएं हैं। ठीक है जी, डिप्टी कलेक्टर में 37 महिलाएं हैं। हमारे भी जो पोस्ट हैं उसमें भी लगभग महिलाओं की संख्या अप्रॉक्स 33% की है। तो ये आप मान लीजिए कि इनकी भागीदारी सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हमारे में है कि इनको जो भी इंटरव्यू बोर्ड हैं इनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि वो इस फील्ड में आए, और जाहिर सी बात है इनको करना भी चाहिए क्योंकि इनकी हमसे ज़्यादा बेहतर संवेदनशीलता होती है। इनकी जो है बात करने की शैली हमसे काफ़ी अच्छी होती है, तो इनको इस सिस्टम में आना भी चाहिए। जी, बात की जाए तो वर्तमान में लगातार लोग सोशल नेटवर्क पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो आप तैयारी के दौरान सोशल नेटवर्क पे कितना सक्रिय रहते थे और कितना दूरी बनाकर रखते थे, इसको साझा करें। सोशल नेटवर्क के मायने तो जिस प्रकार से हैं कि लोगों से बात करने के जो एक माध्यम है, लेकिन मेरा लोगों से बात करने का माध्यम नहीं था। मेरी जो भी आईडी बनती थी इंस्टा पे चाहे कहीं भी, वो बहुत गुप्त बनती थी, कोई भी नहीं जानता था कि ये मेरी आईडी है। मैं केवल उसको टाइम पास के रूप में यूज़ करता था, रील वगैरह देखने के लिए। तो मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहा हूँ, वो भी ये नहीं कि मैं कम देखता था। मैं रात को 3-4 घंटे रील ही देखता था, ऐसी बात नहीं है दिन में। लेकिन हाँ, ये है कि जब मैं पढ़ता था उसमें 100% देता था। मैं ये होता था कि दिन भर में इतना पढ़ लेता था कि मैं स्ट्रेस में आ जाता था। उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मैं आके रील देखता था, और वो रील भी थोड़ा गुणवत्तापूर्ण होते थे। गंदे रील तो आते ही हैं, सब में आते हैं, तो आपको ये करना है कि वहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर दें, और या तो ये लिख दें कि आप इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, तो आपके पास वो आएगा नहीं। और ऐसे रील पे कुछ रुकने का प्रयास करें जो कि आपको मोटिवेट करते हों, क्योंकि आप जिस रील पे ज़्यादा रुकेंगे वैसे ही एल्गोरिथम वो पढ़ेगा, वो आपको वैसा देगा।
सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिए जो तैयारी की एक उम्र होती है, टीनेजर्स होती है, तो लोग थोड़ा भटक जाते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल इस पे कितना ज़रूरी है? ये देखिए कि ये समझिए, मैं मानता था कि अपना दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन हम स्वयं के होते हैं। अगर आपके अंदर आत्मसंयम नहीं है, तो आप खुद को बर्बाद कर सकते हैं। और वो आप जानते ही हैं कि बहुत सारी कमियाँ हमारे अंदर इस एज में आ जाती हैं। उस समय आपको तो थोड़ा-सा नियंत्रण करना ही पड़ेगा। वो उस नियंत्रण के लिए आपको एक प्रेरक के रूप में किसी चीज़ को मानना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने माता-पिता और मेरी बहन के संघर्ष को माना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे माता-पिता, मेरे बहन, सारे लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, जो भी मेरा मसाले का बिज़नेस है। ठीक है? तो आपको एक प्रेरणा तो लेनी ही पड़ेगी कहीं न कहीं से। आपको लगे कि मैं जो अभी वर्तमान में कर रहा हूँ, वो मेरे आगे आने वाले लक्ष्य पे क्या प्रभाव डालेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी जो अभी की गतिविधियाँ हैं, वो उसकी दूरदर्शिता कितनी अच्छी हैं। अगर नेगेटिव है तो उनको त्यागना पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में एक बात होती है, जैसे मान लीजिए आप मतलब सामान्य परिवार से हैं, तो ये जो आस-पास में लोग ताना देते हैं कि बच्चा क्या करेगा, अभी तक पढ़ाई कर रहा है। मान लीजिए अभी सिलेक्शन हो गया, जब तक नहीं हो रहा था, इन सब चीज़ों का जो बात है रिश्तेदारों से, नातेदारों से, आस-पास के लोगों से, माता-पिता के पास आता है, घर पे आता है, तो कई लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। लोग मतलब ऐसा होता है, कई लोग भड़क भी जाते हैं अपने बच्चों पर। तो इन सब चीज़ों का क्या आपके पास ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब माता-पिता के पास ये जा रहा है तो हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो दूसरे तरीक़ा से आ रहा है। इन सब चीज़ों को आपने, क्योंकि आप एक तैयारी करने वाले युवा हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे झेला और इसको कैसे पॉइंट आउट किया आपने? जी, मैंने झेला तो बहुत है, अब क्या मैं बताऊँ, इसको बहुत बुरी तरह झेला है मैंने। मेरे पिताजी के पास तो जो भी चीज़ें आती थी, मेरे पिताजी कभी मेरे को नहीं बताते थे। तो वो जानते थे कि मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से जब सुनता हूँ तो। क्योंकि समाज को आप नहीं बता सकते हैं कि आप किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए ग्रुप डी बराबर है, उनके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल बराबर है, उनके लिए एसआई बराबर है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे वो कंपेयर कर देंगे आपका। ठीक है? तो ये चीज़ें मैं सोचा था कि अब समझाऊँ ही क्या इनको, मैं करके दिखाऊँगा। लेकिन हाँ, मेरी बहन जो थी ना, वो जानती थी कि मैं इन सब चीज़ों से और ज़्यादा प्रेरित होता हूँ। तो मेरी बहन रात को जब फ़ोन करता था, वो बताती थी कि आज ये लोग ऐसे बोल रहे थे, वो लोग ऐसे बोल रहे थे। तो मैं इस चीज़ों को गुस्साऊँ तो भले मैं फ़ोन काट दूँ, फिर मैं सोचने लगूँ, फिर मैं आरती से अपने बहन से, मेरी बहन का नाम आरती है, मैं उससे बात करूँ, फिर मैं उसको फ़ोन रख दूँ और मैं इस चीज़ों को लेके थोड़ी देर बस 5 मिनट 6 मिनट सोचूँ और फिर पढ़ने बैठ जाऊँ। तो मैं इन सब चीज़ों को प्रेरणा के तौर पे लिया हूँ और मैं नहीं मानता कि ये प्रवृत्ति होती है, पड़ोसियों की प्रवृत्ति होती है। तो मैं नहीं मानता कि इन्होंने गलत किया है। जो भी किया, मेरे लिए प्रेरणा के रूप में काम किया, मैं इनको धन्यवाद ही कहूँगा। अगर ये नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। साथ ही साथ देखा जाए तो माता-पिता कुछ बात नहीं कह पाते, लेकिन भाई-बहन का जो कम्युनिकेशन होता है बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा भी कई दौर आया होगा जब भाई-बहन से बातचीत हुआ होगा, तो आप भावुक हो गए होंगे या बहन भावुक हो गई होगी, ऐसा भी तो दौर आया होगा? बहुत मेरे संघर्ष की पूरी सहभागी रही है मेरी बहन। एक-एक चीज़ जब अब मैं क्या बताऊँ उसको, कैमरे पे मैं बोलूँगा तो मैं रो दूँगा, मुझे रोना नहीं है कैमरे पे। हम लोग इतना संघर्ष किए हैं कि मतलब मेरी बहन बताती थी कि ये चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, अभी पैसा नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें बताती थी। कभी-कभी हो सकता है आप कितना भी धनवान हो, एक स्थिति आती है कभी-कभी आपके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ता है, अपने अपने पॉकेट खर्च को कम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आई है कई बार। फिर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत देता था ना कि मैं लोगों के द्वारा जो सुनता था, मैं कभी जाऊँ किसी के घर तो बोले, भोजपुरी में बता रहा हूँ, वो बोलते थे, "यार उ कहत रहले हाँ कि उनका लड़कवा इतना दिन से पढ़ता, अभी ले कुछ कैलस ना, हमार लड़कवा तो हेमे ग्रुप डी में हो गइल बा, कांस्टेबल हो गइल बा।" ठीक है? तो मैं चुप रहता था, उनको कुछ नहीं बोलता था। मैं उस चीज़ों को बस अपने मन के अंदर रखता था, कभी कुछ बोला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उस चीज़ों को मैं अपने कलम पे उतारा है, जो भी मैं ये सब सुनता था। तो मेरी बहन ही ये सब चीज़ें मेरे को बताती थी। वो जानती थी कि मुझे जब ये पता चलेगा, मैं गलत राह पे नहीं जाऊँगा। वो मुझे ट्रिगर करती थी कि घर पे दिक्कतें हैं, ताकि मैं गलत राह पे ना जाऊँ। ये है कि मैं इतने सालों से कभी पार्टी में नहीं गया। अब मैं घूमना शुरू किया हूँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं अभी गया था विंध्याचल। इसके पहले कभी मैं पिताजी के पैसे पे ना कभी टूर किया हूँ, ना कभी यात्रा किया हूँ कहीं, जहाँ पे लोग अभी अपने पिताजी के पैसे पे जब तैयारी करने का समय है तो लोग नैनीताल से लेके कहाँ तक जाते हैं। मैंने अभी तक कहीं भी दर्शन नहीं किया है, कहीं भी यात्रा नहीं किया है। मतलब आपकी बहन आपके लिए बैकबोन बन के खड़ी रही है। बिल्कुल। मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं व्यक्तिगत था। और मेरे पिताजी, मेरे माताजी तो संघर्ष करते थे बहुत ज़्यादा। मेरे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मेरी माता, मेरे पिता, आप खुद देख सकते हैं, सुबह आएँगे तो देखेंगे मेरी माताजी लगी हुई रहती हैं, मशीन चलते रहता है मसाले का, ठीक है? तो हालाँकि ये था कि माता-पिता के साथ उतने व्यक्तिगत नहीं हो सकते, लेकिन बहन के साथ हो सकते हैं। तो वही था कि मेरी बहन ने बैकबोन के रूप में काम किया है। साथ ही जब आप परीक्षा परिणाम आया, जब गाँव आए, जिस तरह से आपको सम्मान मिला, जिस तरह से माला पहनाकर, और वर्तमान में कई जगह आप जा रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, अब कैसा महसूस हो रहा है? पिताजी को कैसा महसूस हुआ जब घर पे आए, माँ से मिले तो कैसी भावुकता थी? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ, मैं भावुक हो जा रहा हूँ। आपने तो उसे फेस किया होगा, तो क्या अनुभव हो रहा था उसमें?
अनुभव तो यही हो रहा था जब आप माताजी से आकर मिले, पिताजी से मिले फर्स्ट बार? देखिए, कोई भी सफलता तभी मायने रखती है जब उसको सेलिब्रेट करने वाले कोई लोग हों। तो मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग थे। मेरे भाई थे, मेरे बड़े पापा के लड़के थे, मेरे माता-पिता, मेरी बहन थे, ठीक है? तो मैं जब ये देखा कि लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये उनका भाई है, ये उनके बेटे हैं। मेरे पिताजी से कई लोग मेरे दुकान पे जाके मिल रहे हैं। मैं भी गया था। जी, जी। तो वही बता रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे जा रहे हैं कि आपको पता है ठेका में एक लड़का यूपी पीसीएस का टॉपर निकला है। मेरे पिताजी से ही, जबकि वो नहीं जानते कि मेरे पिताजी हैं वो। तो मेरे पिताजी हँस के बोल रहे हैं कि अच्छा, अच्छा देखिए तो यही है क्या? वीडियो फिर दिखा रहे हैं। तो क्योंकि कुछ लोग हैं जो ओल्ड एज के हैं, वो सोशल मीडिया नहीं चलाते। तो उनको फिर मेरे पिताजी बता रहे हैं। तो ये तो है ही भाई, गर्व का मतलब कि ये क्षण है, तो मैं उसको पूरी तरह एन्जॉय कर रहा हूँ। जी। अच्छा, जो आखिरी सवाल आपसे है कि जो युवा वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, इसमें तैयारी में देख लीजिए जाए तो संभवतः सक्सेस रेट काफ़ी कम है। मूलतः देख लिया जाए तो हज़ारों में एक की भर्ती होती है सिलेक्शन। तो वर्तमान में एआई का दौर आ गया है, साथ ही साथ देखा जाए तो नौकरियां खतरे में हैं। तो आप हर रोज़, आप तो मान लीजिए करंट अफेयर से अपडेट हैं, तो हर रोज़ देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो वर्तमान में जो नए युवा हैं, अगर अभी आपने थोड़ा देर पहले बात किया कि परीक्षा पास हो गए, बन गए तो हीरो अर्थात जीरो, तो सेकंड बी प्लान जीवन में रखना ज़रूरी है कि नहीं, और कितना ज़रूरी है, और एआई से क्या असर पड़ेगा भविष्य में, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। देखिए, एआई से तो जो असर पड़ने वाला है, देखिए कंप्यूटर भी जब आया था तो लोग बोल रहे थे बहुत सारी जॉब जाएँगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने कई सारे अभी जॉब दिए हैं। तो इसके डिमेरिट्स तो होते ही हैं। जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके डिमेरिट्स हैं। हालाँकि इस पे ये कुछ लोगों पे ही ये असर डालेगा, लेकिन अन्य सारी कई भी इससे जो जॉब है संलग्नित है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ले सकते हैं, ठीक है? जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कई सारे जॉब अभी क्रिएट होंगे। तो चैलेंजेस थोड़े बहुत हैं, लेकिन उसके साथ कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, ठीक है? बाकी ऑप्शन बी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी जैसे मेरे लिए ऑप्शन बी पीसीएस था, लेकिन कईयों के लिए ऑप्शन बी पीसीएस नहीं है। ऑप्शन ए बनाना भी इसको बड़ी बात होती है, ठीक है, पीसीएस को। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑप्शन बी आपको तैयार करना चाहिए। वो ये हो सकता है कि आप स्वरोजगार की ओर बढ़ें। अगर आप अपनी पृष्ठभूमि पहले देखें, अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें एज है कि पीसीएस के लिए आप 40 साल तक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग जनरल हैं, तो यूपीएससी के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा 32 साल तक। तो ये है कि आप देखिए कि आपकी हमारी पृष्ठभूमि कैसी है, उसको पहले आप स्टेबल कर लीजिए। मेरे पास पृष्ठभूमि अच्छी खासी थी, मेरे पिताजी के पास अच्छा खासा जो बैकबोन था, जो आर्थिक स्थिति थी वो सही थी। तो मैंने अपना प्लान बी पीसीएस को चुना था, जिसमें तुरंत मेरा पहले ही प्रयास में हो गया। तो हर युवा को चाहिए कि एक प्लान ए पे आप मैक्सिमम 3 से 4 साल डेडिकेट करें, उसके बाद तुरंत प्लान बी की ओर शिफ्ट करें। अन्यथा देर होने पे हो सकता है कि कई सारे आपके साथ जो रेस में आए थे वो आपसे आगे निकल जाए, आप पीछे निकल जाए। वो चीज़ें आपको फिर अवसाद में ला देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो अधिकतर युवाओं के पास ग्रुप डी की नौकरियां होती है, पुलिस विभाग में हो गया या कुछ अन्य नौकरियां, अग्निवीर हो गए। तो इसका उम्र 18 से 23-25 तक होता है। तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी 32 से 40 तक है, जो इन लोगों का उम्र महज 25 साल तक ही है, अधिक से अधिक। जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो 22 से 23 साल तक ही है। तो इन लोगों के लिए प्लान बी के रूप में क्या देखते हैं आप? इन लोगों के लिए प्लान बी हो सकता है कोई स्किल लिए प्राप्त करें, कोई कौशल प्राप्त करें, चाहे वो पॉलिटेक्निक के आईटीआई से हो सकता है, कोई भी। मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास पोटेंशियल उतना नहीं है तो आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल कम है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको कोई ना कोई जॉब स्किल तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो थे रिस्क ले लिए कि आर्ट्स के बैकग्राउंड पे, जानते हैं आर्ट्स का बैकग्राउंड का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी से कुछ प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो आपको ये चाहिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं जाकर स्किल सीखिए, कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, चाहे कोई आप बुनाई का ही क्षेत्र हो गया इसमें। और कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे पीएम कौशल योजना है, आपका पीएम विश्वकर्मा योजना है, ठीक है? तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी, आप देख रहे थे द भारत युग के माध्यम से यूपी पीसीएस के एक युवा हैं जिनका इंटरव्यू समाप्त हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।